वेलकम बैक टू ओलंपिक क्लासेस गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 11th में फिजिक्स में आगे। ठीक है, पिछले लेक्चर पे हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने पढ़ लिया था। बेसिकली कितनी आई थी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, जहां पर के क्या होता था? स्प्रिंग नियतांक, एक्स क्या होता था? स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ से लंबाई कितनी घटी है या कितनी बढ़ी है। ठीक है, अब देखते हैं कि और हमने क्या पढ़ लिया था? वर्क पावर एनर्जी भी पढ़ लिया था। वर्क पावर एनर्जी में हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ लिया था ना, कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ लिया था। वो कितना होता था? टोटल वर्क डन बाय टोटल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी भैया हमने क्या पढ़ा था कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यही तो लिखे थे। तो अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके थ्रू जो है हम एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं। देखो मान लो कि भैया आपके पास क्या है, ये एक सरफेस है। ठीक है, इस सरफेस पर हमने क्या किया है? स्प्रिंग लगा दिया है। इस स्प्रिंग पर क्या किया है? एक मास m रखा है। ठीक है, इस स्प्रिंग पर एक मास m रखा है। ये मास भी इधर एक सरफेस है, इससे अटैच है। ठीक है, ये एक सतह है और एक सतह ये है। नीचे वाली सतह पर क्या लगी हुई है? स्प्रिंग लगी हुई है। ऊपर वाले पर एक द्रव्यमान रखा हुआ है, इस पर स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ। इसको हमने एक्सटर्नल फोर्स दिया। इस पर हम क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे क्या? F एक्सटर्नल, बाहरी बल लगाया गया है। कोई कितना पता नहीं, आप कितना भी लगा सकते हो, 2 न्यूटन का, 4 न्यूटन का, 5 न्यूटन का। ठीक, इस पर क्या लगा है? बाह्य बल लगा है। ये वाली सरफेस कैसी है? रफ है। कैसी है? रफ का मतलब खुरदरी भैया, तो इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू। ठीक, अब यहां से आप मुझे बताओ, जब आप स्प्रिंग को नीचे दबाओगे, भाई ये क्या कर रहा है? द्रव्यमान को नीचे दबा रहा है। द्रव्यमान को यदि नीचे दबाया गया है तो क्या होगा? तब आपकी स्प्रिंग भी तो नीचे दबेगी ना। स्प्रिंग नीचे दबेगी। स्प्रिंग नीचे दबेगी तो स्प्रिंग ऊपर की ओर क्या लगाएगी? स्प्रिंग फोर्स लगाएगी ना। ऊपर की ओर आपका ये स्प्रिंग फोर्स आएगा, यही होगा। ठीक है, और इस पर क्या लगेगा भैया? इस पर क्या लगेगा? जब ये नीचे की ओर आएगा ब्लॉक, तो इधर ऊपर की ओर क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, FF। ये चीज क्लियर हुआ भैया? अब ये ब्लॉक कहां पर रखा है बेटा? किसके साथ अटैच है? इस खुरदुरी सतह पर। तो इधर पे क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। अब ये ब्लॉक का कुछ नीचे की ओर क्या लग रहा होगा? भार भी लग रहा हो, तो ये लग गया भार, M×G। इतने फोर्स क्या हो रहे हैं? लग रहे हैं। क्लियर हुआ? इस पर इतने फोर्स लग रहे हैं। अब देखिए, अभी आपने क्या पढ़ा हुआ है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही पढ़ा है भैया कि नहीं पढ़ा? अच्छा, ये हेडिंग लगा दीजिएगा। क्या हेडिंग है आपका? है एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इधर देख लो भैया, एक मिनट। अब देखो भैया कितने फोर्स हैं भाई? देखो काइनेटिक एनर्जी जो भी है आपकी, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। किसके द्वारा वर्क डन किया जा रहा है? यहां पर कौन कौन से बल लग रहे हैं ना, सभी बल के कारण किया रहा होगा। तो वर्क डन बाय
एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, है ना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स प्लस का वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस का वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ठीक है। अच्छा, अब नॉर्मल रिएक्शन के लिए देखो, नॉर्मल रिएक्शन बेटा किधर है आपकी, इस तरफ है, क्लियर है, और ये ब्लॉक किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो बल और विस्थापन के बीच में अंतर कितना, एंगल 90 डिग्री। भाई आपका बल इस डायरेक्शन में लग रहा है, विस्थापन आपका नीचे हो रहा है, तो विस्थापन और बल के बीच में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। जब एंगल 90 हो गया तो इसके लिए क्या हो गया, वर्क डन 0, इसके लिए वर्क डन क्या हो गया 0, तो उसको नहीं लिखते हैं, ठीक है, या चलो लिखे दे रहे हैं, तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन के लिए अभी देखो कितना आया, 0। ये क्या लग रहा है, बाह्य बल लग रहा है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। चलो अच्छा, इधर से फ्रिक्शन फोर्स और स्प्रिंग फोर्स ये आपके कैसे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स है, कैसे हैं, संरक्षी बल है ना ये। स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स कैसे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी कि मैं इसको क्या लग सकता हूं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस का वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस का वर्क डन बाय क्या, आपका नॉन कंजर्वेटिव ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव है, पता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आप, इसके बाद मैंने क्या किया, देखो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को मैं किधर लेते आऊं, इधर लेते आऊं राइट साइड में, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस का वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस का वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यही होगा भैया। अब देखो आपको पता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अभी आपने यही तो पढ़ा है ना पिछले लेक्चर पे। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे आप वैल्यू पुट करोगे क्या, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस का वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूं, के फाइनल माइनस का के इनिशियल लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस का काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब माइनस ये तो क्या हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, माइनस फिर कितना आ जाएगा, माइनस का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, माइनस का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहां से ये कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस का वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस का काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, माइनस 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 कितना हो जाएगा भैया, प्लस, तो ये भी कैसा हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस का पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। क्लियर हुआ भैया। अब यहां से देखो तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस का वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू ये मैं इसे क्या लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस का पोटेंशियल एनर्जी फाइनल लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस का पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस का काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस का पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। यहां तक भैया कोई दिक्कत, तो ये आपका आ गया। अब ध्यान से समझना, यदि कह दे आपके अधिकतर क्वेश्चन कैसे दिए होंगे किताब में कि आपसे कहेगा कि आपने कोई बाह्य बल नहीं लगाया है, बाह्य बल नहीं लगाया का मतलब वर्क डन वाला इसके द्वारा किया गया कार्य 0, फिर वो कह देगा कि इस पर फ्रिक्शन फोर्स भी
नहीं लग रही है, यानी कि यदि फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रही तो बेटा ये भी क्या हो गया, जीरो। तो ये जीरो और ये जीरो बराबर हो गए भाई, ये जीरो और ये जीरो, तो इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे जीरो, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस का पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस का काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस का पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू जीरो। फिर क्या करेंगे, माइनस वाले को इधर लेते जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस का पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस का पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। लिखिएगा, यदि कोई बाह्य बल, यदि कोई बाह्य बल तथा घर्षण बल कार्य ना कर रहा हो, घर्षण बल कार्य ना करे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एंड वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू जीरो। अतः कितना हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस का पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस का काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस का पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू जीरो। इसको इधर लेते हैं तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस का पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस का पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, और ये आपका क्या कहलाता है, एनर्जी कंजर्वेशन। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है, यही ऊर्जा संरक्षण है। ठीक है भैया। अब देखो एक चीज देखना, क्या कौन सी इक्वेशन आपका फार्मूला हर एक जगह वैलिड होगा, क्या ये वाला या ये वाला, हर एक जगह कौन सा वैलिड होगा भैया, ये वाला ऊपर वाला ना, इसके लिए तो कंडीशन है भाई, नीचे वाले के लिए तो आपके पास कंडीशन दी हुई कि यदि ऐसा हो तो, यदि फ्रिक्शन फोर्स ना रहे और यदि कह दे कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना काम करे, तब ये ट्रू है, नहीं तो ये आपका अधिकतर ट्रू है, तो ये ऑलवेज ट्रू होगा। कैसे होगा, ऑलवेज ट्रू। ये हम इसे आप हमेशा लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप जितने भी क्वेश्चन कर रहे हो, ये हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग करने से क्वेश्चन हमारे क्या हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। इस वजह से हम एनर्जी कंजर्वेशन का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। नोट करिए बेटा। चलिए अगली हेडिंग डालिए भैया, इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था। साम्यावस्था इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विलिब्रियम। देखिए, साम्यावस्था में आपको यह पता होता है कि यदि कोई वस्तु किसमें है, साम्यावस्था में। ध्यान दीजिए, यदि कोई वस्तु किसमें भैया, साम्यावस्था में है, तो उस वस्तु पर लगने वाला कुल परिणामी बल क्या होता है, शून्य होता है। तो लिखिए, यदि कोई वस्तु साम्यावस्था में है तो इस पर लगने वाला कुल परिणामी बल, कुल परिणामी बल शून्य होगा। बात समझ में आई भैया, कि यदि आपसे कोई कह दे कि कोई वस्तु किस पे है, साम्यावस्था में है, तो उस वस्तु पर जो भी आपका बल लग रहा होगा, परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा। साम्यावस्था का मतलब यह नहीं है कि उस वस्तु पर बल नहीं कार्य कर रहा, बात समझ रहे हो।
साम्य अवस्था का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि उस वस्तु पर बल कार्य नहीं कर रहा है। साम्य अवस्था का मतलब यह है कि उस वस्तु पर जो भी बल कार्य कर रहा है वह कैसा है, वह उनका जो है परिणामी शून्य है। मतलब एक बल को जोड़ा, सब बलों को जोड़ने पर टोटल कितना आ रहा है, वह 0 है। यानी कि एफ नेट क्या है भैया, परिणामी बल क्या है भैया, शून्य है। इसीलिए ध्यान से देखो क्या लिखा है, परिणामी बल शून्य होता है। ठीक है, कंडीशन समझ में आई। साम्य अवस्था के लिए क्या कंडीशन कि उनका परिणामी बल यानी कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे इधर देखिए, जैसे मान के चलो कि ये आपका एक कोई द्रव्यमान है, ठीक है भैया, इधर पर मैंने फोर्स एक ऐसे फोर्स लगाया F1, एक फोर्स हमने ऐसे लगाया F2, ठीक है, एक फोर्स मैं आपका ऐसे लगा रहा हूं F3 और एक फोर्स मैं ऐसे लगा रहा हूं F4, ठीक है। तो यानी कि देखो इस वस्तु पर सभी बल कार्य कर रहे हैं, बल तो लग रहा है ना इस वस्तु पर, लेकिन इनको जब आपस में जोड़ा गया तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। यानी कि इनका मतलब क्या है कि F1 प्लस का F2 प्लस का F4 इज इक्वल टू 0। इनको जोड़ने पर 0 आएगा। आपको पता है कि क्यों आएगा, कि भाई बल कैसा है, सदिश राशि है, ठीक है ना, बल कैसी है, सदिश राशि है। कोई फोर्स आपका आगे से लग रहा होगा, कोई पीछे से लग रहा होगा, किसी की डायरेक्शन चेंज होगी, हो सकता है मैग्नीट्यूड चेंज हो, कोई ज्यादा बड़ा हो कोई कम बड़ा हो, तो आपस में क्या हो जाएगा, उनका परिणामी शून्य आ सकता है। ठीक है, और जब भी किसी वस्तु पर लगने वाले बल का परिणामी शून्य आ जाए, आपको क्या कह देना है कि वस्तु किसमें है, साम्य अवस्था में। क्लियर हो गया। या आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आपका एक्स डायरेक्शन पे फोर्स ऑन एक्स डायरेक्शन पे फोर्स 0 हो, एक्स डायरेक्शन पे फोर्स क्या हो, 0 हो, वाई डायरेक्शन पे भी फोर्स क्या हो, 0 हो, और जेड डायरेक्शन पे भी फोर्स क्या हो, 0 हो। तब भी हम क्या कह सकते हैं कि वस्तु किसमें है, साम्य अवस्था में। अच्छा भाई, फोर्स को आप क्या लिखते हो, भाई फोर्स को तो आप ऐसे लिखते हो ना, F बराबर F नेट बाई क्या लिखते हो, एक्स डायरेक्शन का प्लस वाई डायरेक्शन का प्लस जेड डायरेक्शन का, और जब ये तीनों डायरेक्शन में फोर्स क्या होंगे, 0 होंगे, तो ये वाली कंडीशन आपकी सही हो जाएगी कि F नेट कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। बात समझ में आई। तो वस्तु आपकी किस में हो जाएगी, साम्य अवस्था में। नोट करिए, तो फिर इसके टाइप देखते हैं। तो चलिए भैया लिखते हैं साम्य अवस्था के प्रकार। अगली हेडिंग डालिए, साम्य अवस्था के प्रकार। साम्य अवस्था के प्रकार। देखो, साम्य अवस्था के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। ठीक है, पहली हेडिंग डालिएगा स्थायी साम्य अवस्था। स्थायी साम्य अवस्था, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या होता है, लिखिएगा, यदि किसी वस्तु को अपनी जगह से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दिया जाए तो
यदि वस्तु पुनः अपनी स्थिति प्राप्त कर ले तो इसे स्थायी साम्यावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थायी साम्यावस्था। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को हम उसकी जगह से क्या कर दें, थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ देते हैं, या उसको अपनी पोजीशन से क्या कर देते हैं, थोड़ा सा हटा दें, और हटाने के बाद छोड़ दें, तो यदि वह वस्तु अपनी पुनः की स्थिति पर आ जाए, प्रारंभिक स्थिति पर आ जाए, तो ऐसी वस्तु को क्या कहेंगे कि यह किसमें है? स्थायी साम्यावस्था में है। जैसे देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मान के चलो कि आपने क्या ले लिया है भैया, आपने लिया एक ऐसी कोई सरफेस है, गोल सरफेस, ठीक है। जैसे कि एक पाइप नहीं होता है, पाइप रखा होता है, एक बड़ा सा पाइप है, हाँ, एक मान के चलो बड़ा सा पाइप है जो जिससे पुल वगैरह बनते हैं, पीपा पुल वगैरह, ठीक है। इसके बीच में आपने क्या रख दिया, ये गेंद रख दिया, ये क्या है, आपने गेंद रख दिया, ठीक है। इस गेंद को आप थोड़ा सा विस्थापित करके यहां तक लेते आए, ठीक है, और इसको यहां पे छोड़ दिया, क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो जैसे ही छोड़ दोगे तो ये क्या करेगी, इस पाइप पर पहले इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, और कुछ समय बाद क्या होगा, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति पर आ जाएगी। तो यह वस्तु किसमें कहलाएगी, स्थायी साम्यावस्था में कहलाएगी। क्लियर? यहां पर ये तो आपका एग्जांपल हो गया। स्थायी साम्यावस्था के लिए आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होती है, मिनिमम होती है। कैसी होती है, मिनिमम। भाई किसी के पास यदि ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, किसी के पास ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, तो वह उतना ही आराम से शांत से बैठेगा। जैसे होता नहीं है कि जैसे बुढ़े लोग होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, उनके पास एनर्जी कम रहती है तो आराम से बैठे रहते हैं, ठीक है। कोई एक छोटा सा बालक है, उसके पास अभी एनर्जी बहुत होती है, तो वो दिन भर आपका क्या करता रहता है, चाल फेर करता रहता है। तो बुढ़ा एक तरीके से किस में हो गया, स्थायी साम्यावस्था में। उसके पास क्या है, एनर्जी नहीं है, वो आराम से क्या है, बैठा रहता है, ठीक है। तो क्या लिखोगे कि स्थायी साम्यावस्था में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। क्या होती है, तो लिखिए स्थायी साम्यावस्था में स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम रहती है। क्या रहती है, न्यूनतम रहती है। स्थायी साम्यावस्था भैया क्या रहती है, न्यूनतम रहती है। क्लियर हो गया? और स्थायी साम्यावस्था को यदि हमें क्या दिखाना है भैया, न्यूनतम दिखाना है। स्थायी साम्यावस्था को क्या दिखाना है, न्यूनतम दिखाना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का सेकेंड डेरिवेटिव, पोटेंशियल एनर्जी का पोजीशन के सापेक्ष, पोटेंशियल एनर्जी का स्थिति के सापेक्ष या पोजीशन के सापेक्ष सेकंड डेरिवेटिव का मान कितना आना चाहिए, लेस देन जीरो। क्या आना चाहिए, लेस देन जीरो। बात समझ में आई? पोटेंशियल एनर्जी का स्थिति के सापेक्ष क्या होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी का स्थिति एक्स क्या बताता है, पोजीशन को बता रहा है,
ठीक है, एक्स पोजीशन को बता रहा है, यू किसको बता रहा है, पोटेंशियल एनर्जी को। तो पोटेंशियल एनर्जी का स्थिति के सापेक्ष सेकंड डेरिवेटिव मतलब द्वितीय अवकलन, भाई ये क्या लगा है, डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर, यही तो लिखा है डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये क्या कहलाता है, ये सेकेंड डेरिवेटिव है। क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव। इसका मान क्या होना चाहिए, लेस देन 0। अच्छा, एक चीज मैं वहां पर लिखना भूल गया हूं कि यदि कोई वस्तु आपकी किसमें है, साम्यावस्था में है भैया, किसमें है, साम्यावस्था में, तो डी यू बाई डी एक्स आपका क्या होना चाहिए भैया, 0 होना चाहिए। यदि कोई वस्तु किसमें है, साम्यावस्था में है, किसमें है, साम्यावस्था में है, साम्यावस्था कह रही है, साम्यावस्था के लिए। ठीक भैया, ये हाँ लिख लो, जगह यहीं पर मेरे पास थी तो मैंने यहीं पर लिख दिया, आपके पास जहां पर जगह हो आप वहां पर लिख सकते हो। बात समझ में आ गई। तो ये है आपका स्थायी साम्यावस्था, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। चलिए, आप लोग जो अभी आपने लिखा है डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर, ये न्यूनतम के लिए क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। अभी यदि वीडियो में पीछे आपका लेस देन 0 लिख गया था तो उसको आप चेंज करके ग्रेटर देन 0 कर लो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कौन सा साम्यावस्था, दूसरा वाला। पहला हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा टाइप का होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अस्थायी साम्यावस्था, अस्थायी साम्यावस्था। देखें भैया, देखो, यदि किसी वस्तु को लिख लो फिर समझते हैं। यदि किसी वस्तु को समझो, यदि किसी वस्तु को अपनी प्रारंभिक अवस्था से, अपनी प्रारंभिक अवस्था से थोड़ा विस्थापित किया जाए, विस्थापित किया जाए तो यदि यह पुनः अपनी प्रारंभिक, कैसे लिखते हैं, प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, अवस्था में ना आए, अवस्था में ना आए तो इसको अस्थायी साम्यावस्था में कहेंगे। तो इसको अस्थायी साम्यावस्था में कहेंगे, साम्यावस्था में कहेंगे। ठीक है, साम्यावस्था के लिए भैया क्या जरूरी है कि आपका पोटेंशियल एनर्जी का स्थिति के सापेक्ष अवकलन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब ये क्या कह रहा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देखते हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भैया क्या होता है कि यदि किसी वस्तु को हमने क्या किया, उसकी प्रारंभिक अवस्था से थोड़ा सा हटा दिया, ठीक है, और वह वस्तु थोड़ा सा हटाने के बाद पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति पर नहीं आती, पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति पर नहीं आती है, तो उसे क्या कहते हैं, अस्थायी साम्यावस्था कहते हैं। क्लियर हुआ भैया। यानी कि एग्जाम्पल इस बार फिर से देखो, ये रहा, ये बनाइए अपना एक पाइप,
अब इस बार गेंद आपने कहां रखा है? पाइप के ऊपर, ठीक है, अभी रखी हुई है, ठीक, अभी क्या है? रखी हुई है। अब भैया इसको यदि मैं थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कर दूंगा इधर या इधर, थोड़ा सा दाएं या बाएं कर दूंगा, तो ये गेंद क्या हो जाएगी? लुढ़क जाएगी। अब फिर क्या यह अपने आप अपनी प्रारंभिक स्थिति पर पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। अर्थात यह कैसा हो गया? अस्थायी साम्यावस्था। बात समझ में आई? अच्छा, इसके लिए अस्थायी साम्यावस्था के लिए पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या होता है? अधिकतम। तो लिखिएगा, इसके लिए स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम होता है। स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम होता है, ठीक है। अधिकतम मान के लिए भैया क्या करोगे? साम्यावस्था के लिए तो आपने क्या दिखाया था? du बाई डी एक्स 0, फिर इसका क्या करते हैं? सेकेंड डेरिवेटिव, तो d2u बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका मान वहां से पहले डेरिवेटिव से क्या करोगे? उसका x का मान रखोगे, x का मान निकालोगे और x का मान निकाल करके कहां पर? इस पर पुट करोगे। यदि इस पर पुट करने पर इसका मान कैसा आ जाए? ऋणात्मक आ जाए। कैसा आ जाए? ऋणात्मक, अर्थात 0 से कम। कैसा आ जाए? 0 से कम। तो उसे क्या कहेंगे कि यह किस पे है? अधिकतम है। पोटेंशियल एनर्जी अधिकतम, यानी कि किस में है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए, तीसरा क्या हुआ? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। न्यूट्रल को क्या कहते हैं? अब पता नहीं यार, इसको क्या यही लिखते हैं उदासीन साम्यावस्था या कुछ और? मैं नहीं क्लियर हूं, तो इस वजह से मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब देखो, बात समझो। पहली बात तो आपको पता है ना कि यदि कोई वस्तु किस में है? साम्यावस्था में, इक्विलिब्रियम में है, तो उस पर लगने वाला बल क्या होता है? शून्य होता है। ये बताने की जरूरत नहीं है। तो न्यूट्रल के साथ क्या जुड़ा हुआ है? इक्विलिब्रियम जुड़ा हुआ है, तो यहां पर भी लगने वाला बल क्या होगा? शून्य होगा। बल तो क्या होगा? शून्य होगा। लिखिएगा, यदि किसी वस्तु को अपनी प्रारंभिक स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करें तो यह पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति पर तो नहीं आती, लेकिन यह कुछ दूर चलकर वैसे ही स्थिति में आ जाती है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में कहलाती है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाता है। इक्विलिब्रियम कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाता है।
ठीक है भैया। अब देखो इसका एग्जाम्पल देखो तो समझ में आ जाएगा ये क्या है। ये आपकी एक सतह है, फर्श है भैया, ठीक है। इस फर्श पर आपने क्या किया है, एक गेंद ले लिया है। क्या लिया है, एक गेंद ले लिया है। इस गेंद को आपने थोड़ा सा आगे या पीछे की ओर डिस्प्लेस किया। देखो इस गेंद को मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा धक्का मार दूंगा तो ये गेंद क्या करेगी, आगे चलने लगी और कुछ देर बाद जाके रुक जाएगी। कुछ देर बाद क्या हो जाएगी, ये देखो रुक गई, ठीक है। ये गेंद यहां से चली थी, इसको थोड़ा सा धक्का दिया था और ये जाकर यहां पर रुक गई। तो देखो इसकी अपनी प्रारंभिक स्थिति पर तो नहीं लौट कर आई है ना, लेकिन आगे चलकर ठीक वैसे ही स्थिति में क्या हो जाती है, रुक जा रही है। इस स्थिति को क्या कहते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अच्छा यहां पर क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा इसके लिए क्या होती है, शून्य होती है। कैसी होती है, शून्य। तो लिखिएगा इसके लिए स्थितिज ऊर्जा का मान, स्थितिज ऊर्जा का मान कैसा होता है भैया, शून्य। सॉरी, स्थिति ऊर्जा का मान क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, का मान नियत रहता है। कैसा रहता है भैया, नियत रहता है। सॉरी क्या रहता है, इसके लिए स्थिति ऊर्जा का मान क्या रहता है भैया, नियत रहता है। मतलब जितना था पहले उतना ही बाद में भी रहेगा। क्लियर। यानी अब देखिए यहां पर जो स्थिति ऊर्जा को जो d2u/dx स्क्वायर निकालते हैं, ये किसके लिए होगा, ये क्या होगा आपका, शून्य होगा। ठीक है भैया, बात समझ में आई। तो यदि पोटेंशियल एनर्जी का स्थिति के सापेक्ष सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे तो वो कैसा आएगा, शून्य आएगा। यदि यह वाला शून्य आता है तो आपको बिना सोचे समझे कह देना है कि ये किसमें है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। यदि इसका मान आपने निकाला और कैसा आ जाए, धनात्मक आ जाए, कैसा आ जाए, धनात्मक, यानी कि आपको क्या बता देना है, यह किस पे है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है। किस पे है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे। किस पर, स्टेबल। और यदि कैसा आ जाए, नेगेटिव आ जाए तो ये किस में है, अनस्टेबल। क्लियर। चलिए इनको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक वस्तु का द्रव्यमान कितना है भैया, m है। इसको किस पर रखा गया है, x अक्ष पर रखा गया है। ठीक। अब क्या गया है कि कहा गया है कि इसके लिए स्थिति ऊर्जा कितनी है, इसके फंक्शन के रूप में दी हुई है। ठीक है। तो बताइए कि किस बिंदु पर वस्तु साम्यावस्था में है और किस बिंदु पर कौन सा साम्यावस्था है। ठीक। देखो तो यदि वस्तु किसमें है भैया, साम्यावस्था में है, तो क्या करेंगे, उसका du/dx मतलब इसका x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे और उसको किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो यहां से हमें कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा, देखो। अच्छा du/dx जो आपका होता है फोर्स बराबर क्या होता है, सॉल्यूशन देखो सॉल्यूशन देखो। यहां से क्या है कि आपका ये क्या है कि देखो फोर्स आपका क्या होना चाहिए, साम्यावस्था पर शून्य होना चाहिए। फोर्स कैसा होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अच्छा फोर्स बराबर क्या होता है भाई, फोर्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, माइनस का du/dx, माइनस का du/dx, यही तो होता है भाई। देखो ये कैसे पता चला कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू माइनस का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कैसे पता चला, ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये वहां से आया। क्लियर को। तो फोर्स कैसा होना चाहिए, 0।
फोर्स आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, जीरो, यानी कि डी बाई डी एक्स कैसा होना चाहिए मेरे भाई, जीरो के बराबर होना चाहिए। क्लियर। तो अब मैं क्या निकाल रहा हूं, देखो आपको हमें किससे मतलब है, फोर्स से मतलब है, किससे मतलब है अभी यहां पर, इससे मतलब है। तो पहले मैं डी यू बाई डी एक्स निकाल लेता हूं। आपको क्या पता है, यू पता है, यू बराबर कितना है, यू बराबर आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का एक्स क्यूब अपान 3, यही है। अब इसका क्या करूं मैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू भैया कितना आ जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x अपान 2 माइनस ये कितना हो जाएगा 3x अपान 3x स्क्वायर। भाई पावर में इसमें क्या होती है, पावर घट जाती है, डिवाइडेड बाई 3 से 3 मर गया, ये से 2 मर गया। डी यू बाई डी एक्स कितना आएगा, x माइनस का एक्स स्क्वायर, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, यही तो आया है। और ये हमें फोर्स कैसे रखना है भैया, जीरो रखना है, क्योंकि ये किसमें है, साम्य अवस्था में है। किसमें है, साम्य अवस्था में। तो अब अच्छा चलो मैं एक साथ की ले रहा हूं, ये आप क्या कर दो, समीकरण नंबर 1 मान लो, ठीक है। अब ये क्या आया, डी यू बाई डी एक्स आया है, इसको हम क्या करें, एक बार x के सापेक्ष और अवकलन करेंगे, तो यहां से कितना हो जाएगा, डी टू यू अपान डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का अवकलन 1 x के सापेक्ष माइनस का 2x। क्लियर हुआ, ये समीकरण नंबर 2। अब क्योंकि यह वस्तु किसमें है भैया, साम्य अवस्था में है, अतः डी यू बाई डी एक्स क्या होना पड़ेगा, जीरो। लिखो, क्योंकि वस्तु साम्य अवस्था में है, अतः क्या करना पड़ेगा, डी यू बाई डी एक्स बराबर जीरो, डी यू बाई डी एक्स बराबर जीरो पुट करोगे तो यहां से कितना आ जाएगा, x माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, यही ना हुआ। तो आप x कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस का x इज इक्वल टू जीरो। तो x का मान कितना आ गया, 0 एंड 1, यही आया। एक बार x का मान क्या होगा, या तो x 0 होगा, देखो इस केस में क्या होगा, या तो x 0 होगा या तो 1 माइनस का x 0 होगा। तो यदि x 0 होगा तो ये इतना आएगा, और 1 माइनस का x यदि 0 होगा तो x का मान 1 आएगा। यानी x के आपके क्या मिल गए, यहां पर बिंदु मिल गए। इन बिंदुओं को यहां पर रखोगे तो d2y बाई d2u अपॉन dx स्क्वायर का मान कब, जब x इक्वल टू 0 है तब देखते हैं कितना आता है। जैसे ही आप रखोगे तो 1 माइनस का 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पर बेटा 0 रखोगे तो कितना आ गया, ये वाला टर्म तो 0, यानी कितना आ गया 1। कैसा है भैया, ये ग्रेटर देन 0 है ना, ग्रेटर देन 0 यानी मतलब कि यहां पर किस में होगा, स्थायी साम्य अवस्था, d2u अपॉन dx स्क्वायर। यदि एक 0 से बड़ा है तो कैसा होगा, ये स्थायी साम्य अवस्था। तो ये किस पर है, अतः x बराबर 0 पर स्थायी साम्य अवस्था। कैसी है, स्थायी साम्य अवस्था है। ठीक ठीक। अब किस पर निकालनी है भैया, x बराबर 1 पर। तो d2u अपॉन dx स्क्वायर कब, x बराबर 1 पर। जब आप निकालोगे तो x की जगह पर यहां पर 1 रखोगे तो 1 माइनस का 2 इंटू 1, मतलब कि 2 इंटू 1 मतलब -1 आएगा। कितना आया, -1। अब बताओ ये क्या है भैया, अस्थायी साम्य अवस्था। बात समझ में आई कि d2u बाई dx स्क्वायर यदि 1 से 0 से बड़ा है तो स्थायी साम्य अवस्था, और यदि छोटा है, 0 से छोटा है तो क्या होगा,
अस्थायी साम्य अवस्था। अतः x बराबर 1 पर क्या है, अस्थायी साम्य अवस्था, अस्थायी साम्य अवस्था है। नोट कर लीजिए भैया, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो देखो भैया क्या कह रहा है कि एक हमने लिया है, एक स्प्रिंग लिया है, ठीक है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक कितना है भैया, k है, और इस पर m द्रव्यमान इससे अटैच कर दिया गया। कह रहा है कि यदि m द्रव्यमान को स्प्रिंग के साथ जोड़ा गया है और स्प्रिंग को धीमे धीमे, बहुत धीमे धीमे स्प्रिंग नीचे आए तो स्प्रिंग की लंबाई कितनी बढ़ेगी। देखो अब मैंने इसको क्या किया है कि m द्रव्यमान इसके साथ लगा के यहां पर हाथ लगा लिया, ठीक है। बिल्कुल हाथ में ऐसे धीमे धीमे ला रहा हूं कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। बहुत धीमे धीमे मैंने हाथ को ला करके नीचे छोड़ दिया। हाथ को नीचे लाने का मतलब क्या हुआ, हाथ नीचे लगा लेने का मतलब कि यह स्प्रिंग, ये जो फोर्स है किस पे आ गया, साम्य अवस्था पर। किस पे आ गया, साम्य अवस्था पर। साम्य अवस्था पर जैसे ही मेरे भाई ये आपका आ गया तो इस पर क्या लग रहा होगा, इस बॉडी पर क्या लग रहा होगा सॉरी इस पर क्या लग रहा होगा, भार लग रहा होगा। भार ये नीचे की ओर लग रहा होगा तो स्प्रिंग क्या कर रही होगी, ऊपर की ओर खींच रही होगी। तो इसका भार बेटा ये रहा, इस पर क्या लग रहा होगा, इस पर भार नीचे की ओर लग रहा होगा mg, और इस पर क्योंकि स्प्रिंग अटैच है तो स्प्रिंग इसको किधर खींच रही होगी, ऊपर की ओर। बहुत बढ़िया। और ये स्प्रिंग ऊपर की ओर खींची और स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा, हमने मान लिया कि स्प्रिंग कितना नीचे आई होगी, x, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, k इंटू एक्स। कितना हो जाएगा, k इंटू एक्स। माइनस का k इंटू एक्स, वो तो खैर अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि फोर्स कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, वो अपने आप एडजस्ट हो गया, ठीक। अब देखो तो ये दोनों फोर्स भैया किस में होंगे, साम्य अवस्था में, क्योंकि धीमे धीमे आ रहे हैं इस वजह से ये किस में होंगे, साम्य अवस्था में। यानी कि जब ये साम्य अवस्था में हो जाएंगे मेरे भाई तो यहां पर ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स क्या हो जाएगा, बराबर। तो x बराबर क्या हो जाएगा, mg बाई k, दैट्स इट, ठीक है। स्प्रिंग की लंबाई कितनी बढ़ी, mg अपॉन k, ठीक है। ध्यान देना कि कैसी बड़ी है, क्यों बड़ी है, इतनी ही क्यों बड़ी है, क्योंकि स्प्रिंग को बहुत धीमे धीमे लाया गया है। बात समझ रहे हो, यदि बहुत ज्यादा धीमे धीमे लाया गया है तो यह किस में पहुंच जाएगा, साम्य अवस्था में। भाई तुरंत ही साम्य अवस्था आ जाएगी भाई, जैसे ही हाथ लगाएंगे तो क्या आ जाएगी, साम्य अवस्था। नीचे की ओर क्या लगा, भार लगा, ऊपर की ओर स्प्रिंग फोर्स, साम्य अवस्था में आ गए, मतलब कि ये क्या हो गए, एक जगह पर रुक गए, ठीक है। तो इसे रुके हुए मानकर ही तो नीचे लाए हैं ना, बहुत धीमे धीमे लाने का मतलब क्या है, रुका हुआ मानकर नीचे लाना। तो इस वजह से ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बराबर। नाउ द लास्ट वाला भैया क्या कहा है, कुछ तो कहा है, पढ़ो क्या लिखा है। देखो क्या कहा है कि यदि m द्रव्यमान को स्प्रिंग के साथ जोड़कर इसको छोड़ दिया जाए, मतलब जोड़ दिया है m द्रव्यमान को और छोड़ दिया, तो क्या होगी, तेजी से नीचे आएगा। क्या होगा, तेजी से नीचे आएगा। तो क्या कह रहा है कि इसकी लंबाई में कितना परिवर्तन होगा। अच्छा बात समझना, क्या यहां पर हम कोई बाह्य बल लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे, नहीं लगा रहे ना, बाह्य बल नहीं लगा रहे। क्या यहां पर हमने फ्रिक्शन की बात की है, नहीं की। जब हमने यहां पर फ्रिक्शन की बात नहीं की और किसकी बात नहीं की, बाह्य बल की बात नहीं की। देखो बात समझना, अब मैं इस फिगर को थोड़ा सा फिर से बना ले रहा हूं। ये कुछ फिगर आपका ऐसे था शुरुआत में, ये m द्रव्यमान था, हमने मान लिया कि इस जगह पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 0। भाई रेफरेंस पॉइंट तो मानेंगे ना। इसके बाद जैसे ही हमने इसको छोड़ा, ये कुछ मान के चलो कि यहां नीचे आ गई, मान के चलो कि कितना नीचे आई है, x। कितना नीचे आई है, x नीचे आई है। अब कोई बात,
कि नहीं? अब यहां पर शुरुआत में स्प्रिंग कैसी छोड़ दी गई है, मतलब कि यहां पर इनिशियल वेग भी कितना रहा होगा मेरे भाई? इनिशियल वेग कितना रहा होगा? 0। इसको क्या किया गया है? छोड़ा गया है ना? क्या किया गया है? छोड़ा गया है। चलो, तो इनिशियल वेग क्या हुआ? u बराबर 0, जब यहां से इसको छोड़ देते हैं। अब आते हैं नीचे के पास। नीचे के पास ये क्या हुआ? ऊपर से छोड़ा, नीचे पहुंची तो 1 सेकंड के लिए तो रुकेगी ना, कि नहीं रुकेगी? अच्छा, वो बात अलग है कि थोड़ा सा नीचे जाएगी, तुरंत नीचे गई, अब फिर ये इधर इधर ऊपर नीचे गति करने लगी, वो एक अलग की बात है। लेकिन यहां से छूटी और सीधे कहां पहुंची? नीचे, सीधे नीचे, और क्या हो गया? रुकी। ठीक है, यानी कि यहां पर भी वेग कितना हो गया? 0। नहीं समझ में आया भाई? यहां से छूटी, नीचे गई, 0। चलो, अच्छा, ये कितना नीचे आई है? x नीचे आई है। कितना नीचे आई है? x नीचे आई है। क्लियर हुआ? तो अब यहां से देखते हैं कि अब इसकी लंबाई कितनी बढ़ी। तो आपको पता होगा कि यहां पर क्या नहीं लग रहा? एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस का पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस का पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये क्लियर हुआ भैया कि नहीं? हो गया। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है? हाफ m(u²). u कितना? 0। तो काइनेटिक एनर्जी 0। देखो कमाल, देखो इस फार्मूले का खूबसूरती देखो। u आई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमने इस पॉइंट पर कितनी मानी है? 0। वाह वाह, ये टर्म 0। इधर आ जाओ, फाइनल पे ये आके सीधे रुक गया, ये भी क्या हो गया? 0। बहुत ही उम्दा। अब देखो ये इधर फाइनल, ये इधर क्या है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। वाह, फाइनल पोटेंशियल। देखो फाइनल पोटेंशियल समझना, m द्रव्यमान इससे नीचे आया है तो कितना? mgh। किसमें? माइनस में। भाई नीचे आया ना, कितना नीचे आया? mgh। वाह, mgh, h की जगह पे x है, mgx। अरे भाई चल ठीक है, माइनस लगा दिया, ये लगा दिया, अभी तुम्हें लगाने वाला था। कितना हो गया? mgx। वाह सर, स्प्रिंग भी तो है, तो स्प्रिंग भी की तो बाद में पोटेंशियल एनर्जी बदली होगी। कितनी? x नीचे आई है तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? हाफ kx²। भाई स्प्रिंग की पोटेंशियल निकाले है ना, हाफ kx², तो स्प्रिंग की भी कितनी हो गई? हाफ kx²। और मैंने ये बताया कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी सदैव क्या होती है? धनात्मक। ये देखो लिखा, ये इधर 0 0, तो इधर कितना हो गया? हाफ kx² इज इक्वल टू mgx। ठीक है, इधर से एक x से एक x मर गया। आपको क्या बताना है? x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 2mg/k। दैट्स योर आंसर। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।